रखेंगे। शुक्रिया। मनीष साहब थोड़ा पीछे पीछे जाओ, मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद बनिहाल और उसके आसपास सेतराफ के जो जिंदा दिल लोग बैठे हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बानिहाल बोलो, पहली बार आपके बीच आया हूं, 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। रात नागपुर से 3 घंटे की दूरी पर एक चुनावी जनसभा में था। देर रात की फ्लाइट पकड़ के बिना नींद लिए हुए सीधे श्रीनगर पहुंचा हूं और अब आपके बीच आया हूं। क्यों आया हूं? अगर आपको लगता है कि 19 तारीख को आपको सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए वोट करने जाना है तो नहीं। अगर आपको लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप पिछले 20 दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण उठा के देखिए, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, इनके भाषणों में एक बात आपको साफ सुनाई पड़ रही है कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें हिंदुस्तान का आईन बदलना है, संविधान बदलना है। वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने सपनों से लिखा, जिस आईन में महात्मा गांधी के उसूल रखे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती और उनकी विरासत रखी हुई है, जिस आईन में मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर दिखाई पड़ती है, उस आईन को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इलेक्शन बहुत अहम है। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें। मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलूं वो बावाज़े बुलंद बोलूं ताकि दिल्ली तक सुनाई पड़े। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे भाई, मेरी उम्र महज 36 साल है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठता हूं। उम्र भले ही कम है लेकिन इन आंखों ने न जाने कितने मंजर देखे हैं। उत्तर प्रदेश से आया हूं तो आपसे जो बातें करूंगा वो बड़ी खरी खरी करूंगा। ये रास्ते इस बात के गवाह है, ये हाईवे इस बात का गवाह है कि तो पूरे हिंदुस्तान में किस सड़क पर कौन लिंच कर दिया जाएगा, किस सड़क पर कौन सी पुलिस किस स्टेट में किसे कपड़ा देख करके, उसका पहनावा देख करके उठा लेगी। जब यह मंजर पूरे हिंदुस्तान में आम हुआ तो एक शख्स निकला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं गवाह हूं उस लम्हे का जब 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पे खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मैं उस शख्स के कांधे से कांधा मिला करके चल रहा था। वो शख्स आपके बीच में भी आया इन्हीं रास्तों पर चलते हुए जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं जब राहुल गांधी के साथ चलता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, ये तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसे देखकर। तब मैं शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा,
जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा उस शख्स के साथ और हमने वो मंजर भी देखा मेरे भाई कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, राजकुमार है। अमित शाह कहते थे कि राहुल गांधी शहजादा है। मैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे वो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चल के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गले से लगाता रहा। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादे को हम सर माथे पर बिठाएंगे, अपनी पलकों पर बिठाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों पर सड़कों की खाक छानता हुआ आवाम को गले से लगाता है। कहां राहुल गांधी और कहां आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। 10 लाख रुपए का सूट, मोबाडो का चश्मा, मोबाडो की घड़ी और 8,500 करोड़ का जहाज, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, और आप खुद को फकीर बताते हैं। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तय करेगा कि कौन फकीर है और कौन शहजादा है। मेरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं। यह चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बाल्टी पकड़ के आएगा और कहेगा कि इसमें 2 रुपए डाल दो, तो नहीं। यह चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, आईन को बचाने का चुनाव है। अगर आपने खुद को तकसीम कर दिया तो मंसूबे बहुत खतरनाक हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोगों के। मैं उनके साथ पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है ये जो आपके बीच में आकर के आजकल टहल रहे हैं, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। फुर्सत ही नहीं थी। जिन्होंने दिल्ली में अपना बंगला बचाने के लिए आपके ख्वाबों के घरौंदों का सौदा कर लिया, वो आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि हमें वोट दो। मकसद समझो, मकसद समझो, मकसद समझो। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मैदान में उतार दिया है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। मैं जानता हूं आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हैं। मैंने सुना है कि जब से स्मार्ट बिजली के मीटर लगे हैं तब से आपके बिल बढ़ करके 10 गुना हो गए हैं। सरकार बने तो मैं तो विकास साहब से कहूंगा कि ये इतने सारे जो स्मार्ट मीटर हैं इन्हें झेलम में फिकवा दिया जाए, क्योंकि लूटा जा रहा है अवाम को, झूठ बोला जा रहा है अवाम से। आपसे कहा गया था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है? फिर उसका हश्र क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, किस चीज को महंगा नहीं कर दिया? अरे ये सब तो छोड़ो, फिल्में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकार कफन पे जीएसटी लगाती है, कफन पे। ये है इनके नारे। इनका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ सबका विकास? नरेंद्र मोदी जी, आपके नारे झूठे हैं, आपके दावे खोखले हैं। मैं बानिहाल में खड़ा होकर के आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अभी 2 दिन पहले केरल में चुनाव प्रचार कर रहा था, फिर उत्तराखंड में था, कल महाराष्ट्र में था, आज यहां हूं। इनके झूठे नारों के झांसे में मत आइए। मीडिया पर बनाया जा रहा नैरेटिव
इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। कुल मिला के कितना बनेगा? 20 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे पास इंटेलिजेंस का सर्वे है, भाजपा कितना भी बड़ी बड़ी बात करे 180 का आंकड़ा पार नहीं कर रही। और आज सुबह राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 20 दिन पहले ये 180 सीट ला रहे थे, लेकिन 20 दिनों का डेवलपमेंट ये है कि अब ये 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए किसी झांसे में मत आओ मेरे भाई। ये जो भाजपा के लोग आपके जो एमपी हैं, मुझे मिलते हैं पार्लियामेंट में, जितेंद्र सिंह जी मिलते हैं मुझे पार्लियामेंट में, मैंने देखा है। आपको भी मिले कभी 10 साल में? नहीं मिले ना। तो जो आपसे गायब रहा है आपके दरमियान से, फिर उसे पूरी तरह गायब कर दीजिए ना, पूरी तरह गायब कर दीजिए इंशाअल्लाह। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वह जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके सड़क के किनारे दरख्त के नीचे सोया हुआ है बेफिक्र होकर के। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसकी तरफ देख करके उसे जोर से एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने आंख उठा करके सिकंदर की तरफ देखा और देख के कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधों का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो आपको हमको भी पड़ी है ना, महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ लूटने वाले आपके बीच में आकर के भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे। इन भाजपाइयों के झूठे नारों के चक्कर में मत आना और भाजपाइयों के दोस्तों के भी झूठे नारों के चक्कर में मत आना। ये झूठे लोग हैं। तो भाजपा का एक नेता गांव में गया, उसने गांव वालों से कहा आओ हम तुम्हारी दुश्वारियां खत्म करना चाहते हैं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, आ गए, बोले बताओ तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं। गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 बड़ी मुश्किलें हैं। बोले बताओ। गांव वालों ने कहा पहली मुश्किल यह है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। भाजपा के नेता ने मोबाइल निकाला, फोन घुमाया और लगे फोन पर डांटने की कल तक मुझे यहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल चाहिए, फिर फोन रख दिया। फिर गांव वालों से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पहली मुश्किल खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी मुश्किल यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपाइयों की पॉलिटिक्स। इसको समझने की जरूरत है आप सबको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। यह सवाल पूछने का वक्त है। यह इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन है। अगर कोई आपको आकर के जज्बाती तौर पर बरगलाए बहकाए तो उससे यह कह देना कि इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है। मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं तो राहुल गांधी का सिपाही बन के यहां खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। बानिहाल वालों और इतराफ के लोगों, मुझे बताओ कि जब कन्याकुमारी से चलते हुए राहुल गांधी आपके दयारे मोहब्बत में आए थे तो दिल को अच्छा लगा था या नहीं लगा था? लगा था ना। जब राहुल गांधी चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। अच्छा लगा था ना उस वक्त। वो शख्स बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चला। तो अब मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो या नहीं रखते हो? इस
मजदूरी मांगने आया हूं, और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? 19 तारीख को बूथ पर जा करके चौथे नंबर का ईवीएम का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को यहां से एक सीट जितवा करके देनी है। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। अगर आपको लगता है कि आपका दिया गया वोट सिर्फ चौधरी लाल सिंह को जाएगा, तो नहीं, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी। आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सच्चे वारिस हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जाएगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को जाएगा, प्रियंका गांधी जी को जाएगा। आपका वोट विकार रसूल वानी को जाएगा, इमरान प्रताप गढ़ी को जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और आखिर में बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 2 घंटे 3 घंटे से आप तकरीरें ही सुन रहे हैं। एक नज्म सुना करके आपको जाऊंगा क्योंकि आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मैं पहली बार आया हूं, नहीं सुना के जाऊंगा तो कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आपसे एक शिकायत भी है। विकार रसूल साहब भी शिकायत कर रहे थे, आप जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। शाम को बिरयानी खा रहे होते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार दिल्ली भी पलट दिया, जम्मू कश्मीर की सरकार भी बदल दी। लेकिन जिस दिन वोट देना होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि यार लाइन बहुत लंबी होगी, कौन जाए धूप में खड़ा होने। मेरे एक वोट से हो ही क्या जाएगा, चौधरी लाल सिंह तो चुनाव जीत ही रहा है। नहीं, राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सिर्फ एक वोट से एमएलए का चुनाव हार गए, ना एमएलए बन पाए ना मुख्यमंत्री बन पाए। इसलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारा जो एक एक वोट है उसकी अहमियत समझो। तुम्हारा एक एक वोट उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजों में दबे हुए एक एक कंकर थे। अपने हाथों में वो वोट लेकर के निकलो, घरों से निकलो वो एक एक वोट लेकर के, क्योंकि जमाना तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारा सूबा तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, बंगाल तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, बिहार देख रहा है, और चारों तरफ नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा है वो फूट रहा है, हवा निकल रही है उसकी। ना नरेंद्र मोदी साहब के झूठे जुमले काम आ रहे हैं, ना उनके दोस्तों के जज्बाती भाषण काम आ रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इलेक्शन को इलेक्शन समझ करके लड़िएगा। एक भी वोट अगर तकसीम किया तो आने वाली नस्लें आपको गुनहगार मानेंगी, ये बात याद रखिएगा। और ये जहन में रखिएगा कि आपके बेटे की उम्र का, आपके भाई की उम्र का एक लड़का आया था और वो एक बात कह के गया है कि अगर एक वोट भी तकसीम किया तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। चुनाव यहां से लाल सिंह जीत रहे हैं, मार्जिन बढ़ाइए, नंबर बढ़ाइए। जितेंद्र सिंह की हार सिर्फ जितेंद्र सिंह की हार नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की हार होगी, भाजपा की हार होगी। इसलिए हराइए। मैं आखिर में आपको एक नज्म सुना देता हूं। याद है ना 2014 में वो जुमला कि भाइयों बहनों देश की तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदार हूं, देश नहीं लुटने दूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार। ये सब नारे याद है ना? तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझसे विकार रसूल साहब बड़ी तारीफ करते थे आपकी जिंदा दिली की, कि बानिहाल के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं। मुझे वो जज्बा, वो जिंदा दिली नजर भी आनी चाहिए, मुझे दिखना भी चाहिए। यहां बैठे हुए पीरजादा सईद साहब, फिरोज हमारा रचवाई का भाई छोटा, अनायत साहब, इम्तियाज अहमद खांडे साहब, वसीम शाला साहब, ताबिश पटेल जी, सरदार नत्थू जी, शहजाद साहिन साहब, तमाम जो जिम्मेदारान यहां बैठे हैं। आज मेरी बहुत लोगों से पहली बार मुलाकात हुई है। मेरे भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूं दिल्ली से
कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली जो लाइन है ना उस पे तैयार रहिएगा और पहुंचाइएगा अपनी तालियों के शोर को दिल्ली तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं शायरी में बड़ा कड़वाहट भर देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर ऐसा है कि बोलो मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कमजोर ताली बजी है, और जोर से ताली उनके कानों तक जानी चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन कैंडिडेट को हौसला देने का भी नाम है। इलेक्शन खुद इलेक्शन की तरह लड़ने का नाम है। हर आदमी ये महसूस करे कि वो खुद कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो चौधरी लाल सिंह है, तब जो जज्बा निकल के आएगा वो ज्यादा खूबसूरत होगा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और जो अगली लाइन है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपको सुकून मिला तो फिर ताली बजाना उस नाम पर कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अरे जो डराने वाले आएंगे, धमकाने वाले आएंगे, खरीदने वाले आएंगे, उनसे कहो कि नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। बानिहाल वालों, मेरे जज्बे जो हैं वो बड़े सच्चे हैं, उन जज्बों तक पहुंचना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आज से विदा लेता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ये जो कांग्रेस का झंडा है और जो मेरी आंखों के सामने ऊंचाई पर एक झंडा फहर रहा है, इमरान एक मिसरा पढ़ता है और अगर लगे कि ये हमारी तारीख है तो उस तारीख पर मुहर लगाना बानिहाल वालों कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान
ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि यहाँ मौजूद, क्या मालूम दोबारा नसीब होना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर हो। कैसी बात कर आप, मैंने आपसे कहा ना मैं आपके बेटे की तरह हूँ। अच्छा आपका हुक्म है, मैं सुना दूंगा। मैं मना आपकी बात भला कैसे टाल सकता हूँ। आप बानिहाल के लोग हैं, आप खूबसूरत सरजमीन के लोग हैं, और यहाँ किसी को कुछ हुक्म दिया जाए तो कोई कैसे टाल के जा सकता है। इस मोहब्बत के सदके, इस मोहब्बत पे कुर्बान